बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस तरह का जो है उसके अंदर लाल मिर्च हो गई, ज़ीरा हो गया, मौजूद है और अमरीन भी शेफ़ हैं, उनसे बातचीत भी होगी और उन्होंने कुछ बनाया भी है हमारे लिए, तो वो भी देखते हैं क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा अमरीन, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और शेफ़ से बात करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि खाने पीने की बात होती है और सुबह ही सुबह हाँ, और सुबह ही सुबह जब इतने ज़बरदस्त खाने, इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमें पता चल रही हों और फिर हम लोग सोच रहे हो कि भाई अच्छा चलें अब लंच में ये बना सकती हूँ या डिनर में मैं ये बना सकती हूँ। जो ये मॉर्निंग सेगमेंट्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि दोपहर में क्या पकेगा और खाने में क्या पकेगा। और ये अगर मेहमान आ जाने वाले हैं तो बहुत बड़ी जंग होती है कि क्या पकाएं। हाँ ऐसे ही है। एक तो घर पे ये सोचना कि आज क्या बनेगा, ये एक बड़ा सब टास्क कहते हैं होता है। कुछ भी, अब जब कुछ भी बनाते हैं तो कहते हैं ये क्या बना दिया। घर वाले बोलते हैं कुछ भी बना दो और फिर वो जब कुछ भी बना देते हैं तो फिर वो ये तो नहीं मांगा था। हाँ ये थोड़ी बोला था, ये क्या बना है। चिकन और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ऑलवेज वेलकम होती है। ज़्यादातर दाल को देख के जो है ना लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं दाल सब्जी पे जरा मुंह बनाते हैं लोग, बिल्कुल ही ज़्यादातर लोग मुंह बनाते हैं। कुछ डिफरेंट हो, जैसे इन्होंने पास्ता बनाया तो अगर इस टाइप का कुछ हो तो फिर सब लोग शौक से खाते हैं। बच्चे बड़े बच्चों की ईद हो जाती है। ऐसे ही है। आपने क्या बनाया आज? मैंने चिकन मंदी बनाई है, उसके साथ मैंने मंदी की अपनी एक डिप सॉस होती है वो है और रायता है।
सही और होने को तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ होती है। इसके साथ फतूश सैलेड भी लोग सर्व करते हैं, कचुम्बर भी करते हैं, जो आपकी अपना टेस्ट बट आपका हो। ठीक है, इसकी रेसिपी पे तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आप बताएं क्या करते हैं? मैं एज अ होम शेफ़ काम करती हूँ। हंगर रीफिल के नाम से मेरा बिज़नेस है। हंगर रीफिल। हंगर रीफिल के नाम ठीक से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोविड के बाद मैंने स्टार्ट किया था और उस बात को अब तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। और अच्छा मेरा काम चल कैसे रहा है। स्टार्ट किया, क्या सोचा कि बस मुझे कुछ करना बहुत है, या एक फिर वैसे ऐसे ही घर में बनाते बिल्कुल, बनाते सबको अच्छा बनाते लगता बनाते था? सबने कहा कि बड़ा टेस्ट है हाथ में, क्योंकि सभी घर में थे तो उस वक्त बड़ा टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है। तो बैठे बैठे मेरे बच्चों ने ही जो है ना कहा कि नहीं, कोई पेज बनाते हैं, कुछ बना, कोई रिस्पॉन्स देते हैं, कैसा है। हाँ। तो बस वो बैठे ही बैठे होते ना 24 आवर्स में सब कुछ हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चल पड़ा। अब मैं सेवरी के अलावा मैं बेकिंग में भी काम करती हूँ, तो मेरे कुकीज़ और ब्राउनीज़ के बहुत ऑर्डर्स होते हैं। स्टार्ट करें, फिर जब आपको समझ आ जाए तो आप आहिस्ता 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 इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करें। मैंने और इसको पहले इसकी एक्चुअली मैरिनेशन ज़रा अच्छी होनी चाहिए, 2-3 घंटे इसको आप
आप 2-4 चीज़ों को जोड़ पोड़ के मोड़ के बना बिल्कुल, सकते हैं, आप- तो आप आराम से उसको क्रिएट कर मैं तो सकते हैं इन कुछ भी। चीज़ों से बहुत कुछ बना लेती हूँ क्योंकि ऐसे ही है, बीइंग मैंने शेफ बहुत लोगों मैंने को ऐसे एक्चुअली मैंने देखा है। सीखा हुआ भी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है और मैंने अभी मेरे रिसेंटली मैं कॉम्पिटिशन्स में भी गई थी, तो उसमें काफ़ी मेडल शेडल मिले थे। तो उसमें ये हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पे पता चली थी, अच्छा ये भी वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं। तो वो अब तो हर चीज़ बड़ी वो हो गई है कि आपने बस इसमें डाला, मिक्स किया और कह दिया फ्रेंच डिश है। अच्छा, कहते हैं ना कुकिंग इज एन आर्ट, तो वो उसको आप आर्ट लेके ही चलें, आर्ट तो फिर लेके आप चलें। बहुत कुछ क्रिएट कर सकते और हैं। एक दो मरतबा चार ख़राब चीज़ों होगी, से। 2 दफ़ा ख़राब होती है, तो खुद ब खुद वो सही बनने लग जाती है और आपकी टेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, और फिर आपका बिजनेस भी चल पड़ता है बिजनेस भी ऑनलाइन। आपकी दुकान भी चमक जाती है। हाँ, दुकान भी चमकाएं और मार्केटिंग करें और अच्छे अच्छे खाने बनाएं, लोगों को भी खिलाएं और ऑर्डर्स लें। और ये मैं तमाम ख़वातीन को रोज़ ही बोलती हूँ कि भाई आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ मिलकर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अमरीन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच छोटी सी शेफ़। नाज़रीन, ब्रेक ते विदासी वरी वापस अची था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाका जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दिहा वो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ PTV नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अमां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट हींअर मूंसां मौजूदु आहे। जीअं असां चवंदा आहियूं त काफ़ी अहिड़ी वीडियोज़ बि ॾिसंदा आहियूं ऐं काफ़ी माण्हुनि खे बि चवंदा आहियूं डिग्री त ज़रूरी न आहे, या वरी कुझु माण्हू अहिड़े ईअं हूंदा आहिनि त चवंदा आहिनि कि तालीम ई ज़रूरी आहे, स्किल्स खे छा कंदो उनजी त एतिरी तव्हां उन मां एतिरो अर्न नथा करे सघो, या वरी कुझु माण्हू चवंदा आहिनि तालीम मां एतिरो अर्न नथा करे सघो त डिग्री कंहिं कम जी न आहे। सो इन अॼु जेका असांजी जेका मसइलो आहे, असांजे जेके सुवाल दिमाग़ में ईंदा आहिनि इन रिलेटेड, उहे असां पंहिंजे गेस्ट खां वधि में वधि पुछंदासीं। ऐं यूसुफ पाकिस्तानी मूंसां मौजूदु आहे, मां उन्हनि खे वेलकम थी चवां शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और जैसे स्किल्स और तालीम ये एक बड़ा टॉपिक है, और जब हम बात करते हैं ना कि तालीम की, तो फिर लोग कहते हैं कि डिग्री ज़रूरी है और कुछ लोग बोलते हैं स्किल्स ज़रूरी हैं। आपके ख्याल में क्या ज़रूरी है? मैं मैडम दोनों चीज़ों के लिए यही कहूँगा कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ आपकी तालीम अगर आपके पास है और आपके पास हुनर नहीं है तो वो फजूल है। और अच्छा, अगर सिर्फ किसी के पास हुनर है तो वो फिर भी कहीं ना कहीं जाके जस हो जाता है। अच्छा, अब मसला ये आता है कि अगर दोनों चीज़ें अगर एक बंदे के पास हैं, तालीम भी और स्किल भी उसके पास, तो उसके लिए वही एक मुहावरा है कि सोने पे सुहागे वाली बात है। तो दोनों चीज़ें एक जगह जमा हो जाती हैं
तो उसमें कामयाबी तरक्की है। अच्छा, तालीम के साथ स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है, या सिर्फ आपके पास सिर्फ डिग्री हो और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, देखें, सिर्फ तालीम कुछ नहीं करती, इसलिए कुछ नहीं करती जब मैंने बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा होगा, उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन फ़िक्र नहीं है उनके पास। अगर डिग्री के साथ फ़िक्र और हुनर होना तो मैं मैडम यही समझता हूँ कि सबसे जो ना एक बुलंद रास्ता और मंजिल जो ना उसकी वही है। और सिर्फ अगर बंदे के पास, मिसाल के तौर पे मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि अनपढ़ बंदे की किस्मत होती है पत्थर के नीचे और पढ़े लिखे बंदे की किस्मत होती है पत्ते के नीचे। और कहाँ पत्ता जो ना मतलब उड़ा और उसकी बुलंद जो ना वो किस्मत चली गई। लेकिन अगर उसके पास एक सोच और उसके पास स्किल है तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी जो ना वो ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे कि वो मिसाल देते हैं एक और के हुनर जो ना वो बादशाह है, तो तालीम जो ना वो वज़ीर है, क्योंकि वो मशवरों से चलते हैं। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर वज़ीर और बादशाह, तो आपको पता है फिर बंदा बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्किल्स भी ज़रूरी हैं और तालीम भी ज़रूरी है। आपके पास डिग्री भी होना लाजमी है, लेकिन उसके साथ स्किल्स होना लाजमी, क्योंकि खाली डिग्री को, खाली तालीम को आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तालीम के साथ मैं कहती हूँ तरबियत होना ज़रूरी है, वरना फिर तालीम अकेली कुछ नहीं कर सकती। असल में ये तो हम मुआशरे में बातें तो बहुत सुनते हैं कि जी तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है। और ये आजकल तो मैं समझता हूँ शायद कुछ ज़्यादा ही कोई मामला हो गया। लोगों के पास जितनी तालीम है या जितना उन्होंने ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, बड़ी माजरत के साथ, शायद उनके अंदर उतना ही जो ना वो अदब ख़त्म हो गया है। फिर भी कम पढ़े लिखे में जो ना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अदब है। ऐसे लोग भी हैं, ये रेशो भी है कि आप बहुत काफ़ी लोगों को देखते हैं आपने आपे से निकलते हुए, और तो हम लोग यही कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख लिया है शायद इस वजह से, लेकिन ये गलत बात है। मैं शुरू में ही मैंने कहा कि जब आपके पास तालीम है और तालीम के साथ तरबियत नहीं है तो फिर वो ज़रा रॉन्ग वे में चली जाती है, गलत तरीके से चली जाती है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। तो मैं उसी के साथ साथ एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि स्किल्स आजकल होना, तालीम के साथ कौन सी स्किल्स होना ज़रूरी है इस दौर में 2024 में? स्किल देखिए जी, कुछ भी हो सकती है। مثلا किसी का कोई भी मैकेनिकल काम है, अगर बंदा यानी वो अनपढ़ बंदा है जैसे मिसाल के तौर पे, उसके पास हुनर है तो वो कहीं ना कहीं जो ना जाके खप जाएगा। अच्छा, अब अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो ये नहीं, ये आम सी बात हो रही है ये, तो वो अपनी तालीम के मुताबिक जो ना वो कहेगा कि मुझे उसकी जॉब वैसी मिले या वैसी उसके तनख्वाह मिले उसकी। तो वो चीज़ें जो ना ज़रा थोड़ी आजकल के ख़ास तौर पे जो हमारा जो जिसे कहते हैं कि बेरोज़गारी ने मतलब तूफ़ान आया हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि हुनर जो ना वो फिर भी काम आ जाएगा। बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, मतलब उनके पास डिग्री हैं, लेकिन बेचारे जो ना वो नौकरियों के लिए जो ना वो तलाश करते हैं। तो मैं उनको यही एक मशवरा देता हूँ अक्सर, जहाँ अगर मेरी बात आती है तो मैं उनको कहता हूँ यार आपके पास अगर तालीम है ना, अगर थोड़ा सा एक 6 महीने या 1 साल और लगा के आप किसी भी चीज़ का हुनर ले लेते हो ना, तो आपकी जो वो 14 साल या 15 साल या 18 साल जो आपने पढ़ा है तो वो काम आ सकती है और बहुत अच्छे काम आ सकती है। उसमें इंसान की जो एक मुताजगी है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर मिसाल है, मैंने कोई बड़ा काम करना है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अब मेरे पास हुनर नहीं है, पैसा भी है, तो मुझे वो तजर्बा करने के लिए जो ना वो कुछ लोगों को लेना पड़ेगा, मैं नुकसान करके सीखूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही मतलब मशवरा देते हैं हम लोग, तो क्या अगर आपके पास अगर तालीम है तो तालीम के साथ अगर आप कहीं से तरबियत ले लो हुनर की, तो आप अपने नुकसान से भी बच जाओगे। ये एक असूल है कारोबार का भी और पढ़े लिखे बंदे का भी और हुनरमंद बंदे का। और जो हुनरमंद बंदा है वो भी कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाता है। नहीं तो पढ़ा लिखा बंदा है, मिसाल है उसको हुनर नहीं आता, ज़रूरत हुनरमंद की है, तो वहाँ मैं समझता हूँ उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं समझती हूँ जहाँ हुनर की ज़रूरत है वहाँ तालीम की भी ज़रूरत है। दोनों चीज़ें अगर दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप ना बताएं, क्योंकि आपके नाम के साथ यूसुफ पाकिस्तानी आता है। जी। तो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? ये सिलसिला मैडम ऐसे शुरू हुआ था, मैं 2011-12 में जो ना आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात जो ना बड़े ख़राब रहते थे, तो उस वक़्त जो ना मेरे पास एक दुआ का हथियार था और दूसरा मैंने लिया सदका मैं पाकिस्तान की आवाम का मैं सदका देता था मैं। और जिस तरह से बड़ी अजीब सी कहानी कह लें कि मैं रो भी पड़ता था, और मैं पाकिस्तान के नाम का या पाकिस्तान की कौम के नाम का मुख्तलिफ सदक़े होते हैं मेरे। तो 14 अगस्त के तो ख़ास तौर पे ज़्यादा सदक़ों के नाम होते हैं, और मेरा लोगों ने फिर जो ना मैं पाकिस्तान का सदका दिया करता था, पाकिस्तान की सलामती का,
यहाँ तक कि मेरा मीडिया शिडिया ये सब काफ़ी सारे नाम आते हैं। सही है। तो उस मतलब लोगों ने फिर जो ना मेरा नाम यूसुफ पाकिस्तानी रख दिया। अच्छा, लोगों ने आपका नाम जी जी, रखा मेरा यूसुफ नाम लोगों ने पाकिस्तानी? रखा है, मैंने सही नहीं है। रखा। जी जी ठीक है। जी। तो अच्छा, ये पाकिस्तानी जुड़ना नाम के साथ कैसा फील होता है आपको? आप यूँ समझ लें कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे मुझे जो ना मेरे सर पे किसी ने ताज पहनाया हुआ है और मैं ताज पहन के चलता हूँ, मैं इसको जो ना यूँ लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक जो ना बड़ी फ़ख्र की बात है। पाकिस्तानी तो देखें बेटा सारे हैं, आप भी हैं, हर बंदा पाकिस्तानी है, लेकिन किसी को लक़ब मिल जाना और वो भी लोगों की तरफ से, तो मैं समझता हूँ शायद ये बहुत बड़ी नसीबों की बात है। और उसी खुश नसीबों में मेरा भी नाम आता है कि मैं फ़िक्र पाकिस्तानी हूँ, मैं यूसुफ पाकिस्तानी हूँ। मुझे फ़िक्र है अमन व अमान की, और मुझे फ़िक्र है बेरोज़गारी की, मुझे फ़िक्र है डॉक्टर इंजीनियर की, मुझे फ़िक्र है हर उस पाकिस्तानी हर की जो यहाँ पाकिस्तानी रह कि रहा मैं है। यूसुफ पाकिस्तानी सही है। हूँ, मैं फ़िक्र पाकिस्तानी, बस ये अच्छा, कह सकती हैं। आपने भी एक ज़िंदगी का हिस्सा इस पाकिस्तान को दिया है, अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, तो कहाँ आपको फ़ील हुआ कि स्किल्स की ज़रूरत है और तालीम की ज़रा कम ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा? नहीं जी, अगर हुनर है तो, और तालीम नहीं है ना, तो मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी बता देता हूँ। अपना experience हाँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास हुनर है और सोच थी मेरे पास, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने फिर अपने बच्चों को भी पढ़ाया। जो मेरे अंदर जो कमज़ोरियाँ थी, मैंने वो मेहनत करके उन चीज़ों को, जो मेरे अंदर कमी थी, वो मैंने कोशिश करी कि मैं अपने बच्चों को वो दूँ। और ख़ास तौर पे मैंने बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया, बेटों को कम पढ़ाया मैंने। ये बात बहुत बड़ा सच है ये। तो मैं तालीम के बगैर इंसान जो ना, मैं कहता हूँ कि अंधा है, और हुनर जो ना वो हाथों से और दिमाग से है। लेकिन अगर हुनर और तालीम दोनों हो, तो मैं समझता हूँ वो बंदा जो ना दौड़ भी सकता है, भाग भी सकता है, देख भी सकता है, कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लोगों को करना पड़ती है। अनपढ़ आदमी जो ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेहनत करता है। दिन रात मैंने करी ये मेहनत, मैं 48 घंटे अपनी जवानी में सोया नहीं हूँ मैं। सही है। और आज अल्लाह का शुक्र है, और एक दिमाग में सोच थी कि मैंने जवानी में कुछ करना है। तो अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो हडरम बच्चे हैं, जो मैं उनके लिए भी बात करूँगा, जो लोग देर से उठते हैं, देर से सोचते हैं, आप यकीन करें वो अपनी ज़िंदगी के साथ और अपने साथ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो जुल्म करते हैं। क्यों? जो वक्त पे उठ के काम नहीं करते बेटा, वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। मतलब मैं कहती हूँ, आप उस एज में है ना, जैसे जवानी में आप रेस्ट ना करें, आप काम करें। अगर आपके पास 3-4 घंटे आप रेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप कोई काम कर लें, क्योंकि आप अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप आईटी में इतने लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने स्किल्स लगा लें। आप देख देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसे ही है। ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो देख के किस चीज़ को पिक करता है और किस चीज़ को नहीं पिक करता। बहुत सारे लोग वही आपने जैसे कहा ना, सोच हो, फिक्र हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जिस तरह से एक जुमला पंजाबी में बोलते हैं, अक्ल होवे ते सोचा ही सोचा, न होवे ते मौजा ही मौजा। और जो बंदे जो सोच रखने वाले हैं, जिनको अपनी फैमिली की या घर की या अपनी इज्जत की फ़िक्र होती है, तो वो तो बेचारे उसी में लगे रहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर मौजूद है। एक ही घर के अंदर एक बेटा बड़ा ज़िम्मेदार होता है और दूसरा बेटा जो ना वो बड़ा गैर ज़िम्मेदार होता है। तो ये चीज़ें, अच्छा, हमारे माशरे में एक ये भी अलमिया है कि छोटा बड़ा काम, तो वो क्या छोटा काम नहीं करना चाहिए? क्या ऑड जॉब्स नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ है? मैं अभी परसों तरसों जो ना वो ताजरों में बैठा हुआ था, तो बात आई थी अभी फाउंडेशन के जो ना इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर बात चल रही थी जी, छोटा ताजिर बड़ा ताजिर। तो मेरा भी नंबर वहाँ पर आ गया बात करने का। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, बच्चा जो पैदा तो छोटा ही होता है, बाद में बढ़ता है वो। और कौन सा ऐसा बंदा है जिसने जो घर से अपने करोड़ों या अरबों रुपए लेकर आया था और उसने कारोबार शुरू कर लिया? हाँ, ये तो हो सकता है कि उसके बाप ने कमाया हुआ था, बेटा है, बेटे को जो ना बाप ने जो ना 2-4 करोड़ रुपए दे दिए, ये ला बेटा जाके कारोबार कर, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हर बंदा छोटे से स्टार्ट लेता है। अगर वो बाद में बड़ा बनता है, अगर उसने 2 करोड़ रुपए लगाया, बाद में वो 1 अरब का वो बन जाता है, वो तो यानी 1 करोड़ से वो जो ना अरबपति जाके बना है। तो कोई ताजिर या कोई कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता।
मैडम मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा, हम लोग कारोबार के अलावा कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो ऑड जॉब्स होती हैं, और हम अगर पाकिस्तान में रहते हुए हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो है वो काम करने से कतराती है, लेकिन बाहर जाके वही पेट्रोल पे भी खड़े हो जाएंगे, पेट्रोल पंप पे, और वेटर भी बन जाएंगे, और जी अगर औरतें हैं तो वो नैनी बन जाएंगी, और बहुत सारे ऐसे काम हैं। ये वो इसकी मिसाल ही नहीं है कि बंदा जो ना वो नखरे घर वालों को दिखाता है, बाहर वाले ना नखरे देखते हैं ना वो किसी की परवाह करते हैं, और उधर जाके उनको कपड़े भी धोने पड़ते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में मुझे पता भी है। तो जब ये घर आते हैं तो पता नहीं इनसे बड़ा कोई नवाब नहीं होता, और जब वापसी जाते हैं तो यकीन करें ये टिकट के लिए पैसे पूछ रहे होते हैं, यार कोई टिकट के पैसे दे। और मैं नहीं तो पहले 20 साल पहले तो लोग जो ना अपने वहाँ से लेकर आते थे ना कंबल, और वो कैमरे लेकर आते थे, टीवी लेकर आते थे, तो आखिर में क्या होता था कि वो बेच के जाते थे वापसी कि जी मुझे टिकट के पैसे चाहिए। तो मुझे एक दोस्त ने एक जुमला समझाया, मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा यार मैं दुबई जाना चाहता हूँ। तो मुझे उस दोस्त ने एक जुमला कहा, कहने लगा यूसुफ भाई जितनी मेहनत वहाँ जाके करना पड़ती है ना, आप उतनी मेहनत यहाँ कर लो, दयानतदारी से ये मेहनत कर लो, आप उससे ज़्यादा जो ना आप सेटिंग में आ जाओगे। आप यकीन कीजिएगा बेटा, अल्लाह सच्चे को जान दे रही है, मैंने उसकी बात पे अमल किया। मैं एक मज़दूर आदमी था, आज अल्लाह पाक ने मुझे एक फैक्ट्री का ओनर बनाया हुआ है। तो वही एक मशीन से स्टार्ट लिया था, और बड़ी हैरत की बात बताऊँ मैं आपको कि मैंने 2000 रुपये किसी से उधार लेके 32 साल पहले मैंने काम शुरू किया था। मैं वो बंदा हूँ मैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क जो आपने एक मशीन से और 2000 रुपये से, वो भी किसी से उधार एक मशीन उसी से 2000 रुपये की मशीन उसी में से आई हाँ। थी। हाँ, तो वो उससे अल्लाह ताला की मतलब मैंने जो ना हमेशा कामयाब लोगों को नकल किया। मैं कामयाब लोगों को देखता था, उनके बारे में बातें सुनता था कि ये लोग किस तरीके से कामयाब होते हैं, कैसे नहीं होते। तो मेरे अंदर एक स्मार्टनेस थी जी, तो ये मेरे अंदर एक दिलचस्पी थी कि मुझे कुछ करना और कामयाब लोगों को नकल करना। और मैं लोगों को मिसाल भी देता हूँ मैं कि यार अगर आप 20 खूबियों के मालिक बनना चाहते हो ना, तो आप 20 लोगों में से एक एक खूबी उनकी ले लो जो आपको अच्छी लगती है। तो आप यकीन करें आप 20 खूबियों के मालिक बन जाएंगे। शर्त ये कि आपको वैसा करना पड़ेगा। क्यों? हर बात बेटा मेरी आपको पसंद नहीं आएगी, और अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है या मुझे आपकी अच्छी बात लगती है या किसी बच्चे की अच्छी लगती है, मैं तो ज़ाती तौर पे बातें नहीं करता, मैं तो अपना लेता हूँ। और वही वाली बात है कि अमल बड़ा होता है, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे ही अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं किसी में भी तो आप वो अपना लें, और आप इतने स्मार्ट हों कि आप उन लोगों को, कामयाब लोगों को देख के भी ना आप कुछ ना कुछ अपना लें और कुछ कुछ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें, ताकि आप भी फिर कल को कहीं कामयाब हो जाएं। यही अगर लोगों ने कामयाब होना है ना, तो मैं लोगों को यही बात बोलता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप कामयाब लोगों की नकल करें। इसी तरीके से जैसे वो एक मतलब जानवर है, वो मच्छी उठा के जो ना वो मुँह से पकड़ता है, तो एक शख्स आता है वो जो ना छुरी से जो ना वही छुरी उछालता है और मुँह से पकड़ लेता है। तो उससे पूछता है कि भाई तेरा उस्ताद, तो कहता है कोई नहीं है। तो सामने कोई हमारे जैसा कोई पागल खड़ा हुआ था, कहने लगा अब छुरी नहीं उछालना, क्योंकि तूने कहा कि मेरा उस्ताद कोई नहीं है, तेरा उस्ताद जो ना बगला है, और उसको देख के तुमने मछली उछाल के जो ना पकड़ना सीखी है, और जो तू अभी ये कह रहा है कि मेरा उस्ताद कोई नहीं है। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनसे पूछे जी आपको ये गाना आता है या फलाना काम आता है, कुछ भी काम आपको आता है, आपका कोई उस्ताद? तो वो बड़ी आसानी से कह देते हैं जी नहीं मेरा कोई उस्ताद नहीं है। तो फिर उससे सवाल होता है कि भाई तेरा कोई उस्ताद नहीं, कि तेरे पास कोई वही नाजिल हुई थी कि मैंने ये काम करना है तो तूने करना शुरू कर दी? नहीं जी, मैंने अम्मा को देखा था, मैंने अब्बा को देखा था, मैंने फलाने दोस्त को देखा था। तो वही उस्ताद है आपका जिसको आपने देख के उस आइडिया पे काम किया। तो जो बेउस्तादे लोग होते हैं वो फिर कहीं ना कहीं नुकसान उठा जाते हैं, जो कहते हैं कि मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो लोग हैं। तालीम हो या हुनर हो बेटा, किसी न किसी से तो सीखना पड़ता है। बंदा चले उससे देख के सीख लेता है वो। अच्छा, आपने अपने औलाद की भी तरबियत की है, उनको तालीम भी माशाल्लाह आपने बच्चियों को इतना अच्छा पढ़ाया है। तो अभी हमारी यूथ में आप क्या देख रहे हैं, क्या लैकिंग है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तान के अंदर बेटा रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, और पढ़े लिखे बच्चे डिप्रेशन की वजह से भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये भी चीज़ें हैं। बाकी उनकी रही बात, हर बंदे में तो बात समझने की सलाहियत बेटा नहीं होती। जहाँ वो हर बंदा जो ना वो ज़िद्दी नहीं होता। जो बंदा अपने काम से ज़िद्दी हो जाए ना कि मैंने ये काम करना है, और वो कहते हैं कि अपने काम को खेल बना लो, तो मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी के बारे में इंसान अपना एक एम बना लेना कि मैंने ये करना है,
तो मैं समझता हूँ बेटा वो कर जाता है। और ये लोग सिर्फ ख्यालों में जो ना बहुत कुछ कर लेते हैं। उठते हैं तो सुबह में वही जो ना चारपाई के नीचे टूटी हुई चप्पल होती है, और ख्यालों में तो महल होते हैं उनके। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर ख्यालों में महल नहीं बनाओ, ज़िंदगी में अगर महल बनाना है तो हकीकत को जो ना पकड़ो, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। अच्छा, बड़ी रियलिस्टिक बातें करते हैं आप माशाल्लाह, और मज़ा आता है आपसे बात करने में। आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो आप हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, और उससे आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी हो जो आपने ज़िंदगी में अप्लाई भी की हो? ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान जब भी सीखता है ना, धोखे से सीखता है। आप जितना लोगों पे एतबार करेंगे उतने आपको जो ना तजर्बे मिलेंगे। और जितना आप अगर अपने कारोबार के ऊपर बात अगर करूं, आप चाहते हैं कि मैं कारोबार करूं या मैं किसी के ऊपर पैसा लगा दूं, किसी के ऊपर पैसा मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा कभी ना लगाइएगा। ये मैं लोगों के पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं मुझे तू कमा के देगा। अब यकीन कीजिएगा, कसम खुदा की सिर्फ धोखा मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और अगर उस बंदे के पास अगर इतनी सलाहियत है, जो आता कहता है जी मुझे आप 50 लाख दो और मैं आपको जो ना 2 लाख रुपए महीना दूंगा। अच्छा, बंदे के अंदर लालच होता है, वो कहता है अच्छा ठीक है यार, ये 50 लाख ले, मुझे 2 लाख महीना मिल जाएगा, 3 महीने 6 लाख देगा बकाया। उसके बाद जो 44 लाख है ना, वो खुद ही उसी के पास है। एंड में बंदा ये कहता है अच्छा यार, मुझे जो ना 10-10 हज़ार रुपये करके दे दे वापसी। ज़िंदगी में कभी भी किसी के ऊपर रिस्क ना लेना, मैं ये ज़रूर कहूँगा। मैं क्यों, मैंने बड़े नुकसान उठाए हैं। लोग एतमाद में लेने के लिए बेटा पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। जब आप उनके ऊपर एतमाद कर जाते हैं ना, तो वो फिर आपको बाद में पता चलता है। धोखा देना तो हज़रत अली किसी के को जैसे बड़ा मतलब आसान कि हो कौल है जाता है। कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से भी डरो। तो हमारे ये पहले तो हम बचपन से सुनते थे। मैं अब ज़ाती जो ना सैकड़ों मेरे पास तजर्बे हैं, मैं सबूतों के साथ बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, और मैं लोगों को एक बात ज़रूर बोलता हूँ, मुझे पढ़ाई का बड़ा एहसास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और सिर्फ बंदा तालीम याफ्ता भी है ना, तो उसकी वो नौकरी या वो तरक्की वो नहीं कर सकता। अगर तालीम के साथ उसका हुनर है तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है। और कुछ कहते हैं कि लोग एक जुमला बड़ा खूबसूरत सा बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूँ खोते खोते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोता कोई कुछ नहीं सही है। बात है। अगर मैंने मिसाल कोई मेहनत की है या 2 साल मैंने काम सीखा है तो मैं हुनरमंद हुआ, मैंने खोया तो कुछ नहीं। हाँ, एक बंदा उसने बीए कर लिया तो वो खोएगा कि अगर उसने बीए करने के बाद भी उसके पास कोई सोच नहीं है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि वो खोता है। वो खोता है। हाँ, तो वो जो वो कहते हैं ना कि वो खोता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ज़िंदगी में लोग जो ना कहते हैं कि करना कुछ ना पड़े, मिल सब कुछ जाए। थैंक यू सो मच। अब मैसेज तो मैं आपसे नहीं लूँगी क्योंकि आपकी हर बात में बहुत सारे मैसेजेस थे, और समझने वाले के लिए कि शायरी काफ़ी होता है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते PTV ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तू
जे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ऑनली ऑन PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कर चऊं था। ऐं ॿारनि जा ॾंद बि ॾाढा ज़रूरी आहिनि। असांजा ॿार जेके आहिनि ॾाढो मिठो खाई करे ऐं ॾाढो पंहिंजी कैविटी लॻाए छॾींदा आहिनि, पंहिंजे ॾंदनि खे ख़राबु करे छॾींदा आहिनि। सो काफ़ी ख़वातीन जेके असां ॾिसी रहियूं आहिनि उन्हनि जे अगरि ॿारनि खे कुझु अहिड़ो आहे त असां वटि डॉक्टर्स मौजूदु आहिनि ऐं डेंटिस्ट मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां ॿारनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। सभिनि खां पहिरियों डॉक्टर अकबर मौजूदु आहे जेको डेंटिस्ट भी आहे ऐं असिस्टेंट प्रोफेसर भी है यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, उन सां गॾोगॾु डॉक्टर कुलसूम मौजूद है जेका लेक्चरर भी है एंड डेंटिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, बच्चों के दांतों का बड़ा मसला होता है और काफ़ी माएँ हमें देख रही हैं आज उनके मसले मसाइल जो है हल होने वाले हैं। बच्चों को कैविटी लग जाती है तो वो क्यों लगती है और उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसमें वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है एक तो बच्चों की डाइट और उसके अलावा वो लोग जो क्लीनिंग कर रहे हैं। डाइट की अगर हम बात करते हैं, डाइट में आपकी मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे कि मीठी चीज़ें खाना या स्टिकी फूड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा। स्टिकी फूड्स में आपके चॉकलेट्स, बबल हो गई, आपकी जेली वगैरह हो गई, ये क्या होता है, ये दांतों के साथ चिपक जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को तो मीठी चीज़ों से इन चीज़ों से रोक नहीं सकते हैं, आप थोड़ा उनको बता सकते हैं? और हम बड़े भी नहीं रोक सकते हैं, मतलब जिसको अगर शुगर हो तो वो भी उसका भी दिल चाहेगा, तो बच्चा है ना। नहीं, देखिए सही है, वी आर नॉट स्टॉप, हम लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट एक होता है कंटिन्यूस उस चीज़ को कंज्यूम करना, वो एक ज़्यादा मसले की चीज़ है। जैसे कि अगर सपोज़ अगर एक बच्चा सुबह से लेकर रात तक हर 2 घंटे के बाद मीठी चीज़ें खा रहा है, हर 2 घंटे के बाद जंक फूड ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो कैविटी करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, अगर वो इसी तरह से वीकली ले रहा है तो डेफिनेटली केरीज होंगी। इसको हम ये कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ दिन में 1 बार हो गया, अगर कोशिश करें तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कम करें। अच्छा, अगर वो कर भी रहा है तो उसके बाद क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लीनिंग नहीं कर रहा और वहीं पर आपका बैक्टीरिया वहीं पर मौजूद है तो वो कैविटी करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। सही है। तो ये चीज़ है कि अगर, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल जो आता है वो पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स की अवेयरनेस, पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार हमारे पास इस तरह से आते हैं कि बच्चा नहीं सुन रहा, वो नहीं, आपको थोड़ा करना। देखिए, बहुत यंग एज से अगर हम लोग क्लीनिंग की आदत डाल देंगे बच्चों को, तो वो फ़ौरन कुछ भी खा रहे हैं तो वो अपने दांतों क्लीन करेंगे। क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपकी ब्रशिंग हो गई, फ्लॉसिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है और फिर वो चीज़ें कर, तो चांसेस कम हैं कि उसको कैविटी हो। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बताइएगा कि कीड़ा लगता कैसे है? कीड़ा इस तरह लगता है जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारे खुराक में अब इस तरह की खुराक आ गई है जो हमारे दांतों से चिपकती है। जैसे कभी आपने चिप्स खाए हो या कभी जेली खाई हो या चॉकलेट खाए, कभी नोटिस किया वो दांतों के ऊपरी सतह पे चिपक जाते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान से निकाल रहे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं निकालने की, फिर वो छोड़ देते हैं। अगर कीड़ा वहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा रह गया तो वहाँ पे उस कीड़े पे पहले जरासीम आएंगे, वो उस कचरे को खाएंगे, उस कचरे के बाद वही जरासीम आपके दांत को खाएंगे। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 1 दफ़ा, और अगर बहुत अच्छी आदत होगी तो 2 दफ़ा ब्रश। 12 घंटे के फासले से अगर बच्चा 1 दफ़ा सुबह ब्रश कर रहा है, 12 घंटे बाद फिर कर रहा है, 2 दफ़ा ब्रश में कभी ना कभी तो वो वहाँ से वो कचरा हटा ही देगा। मोस्टली ये होता है कि वो कचरा नहीं हटा पाते। 24 घंटे तक अगर दांतों के बीच में कचरा रहा तो वहाँ जरासीम बनना शुरू हो जाएंगे। पहले तो वो उस कचरे को खाएंगे और उसके बाद वो उसके साथ जो दांत होगा, अगले 24 घंटे मतलब 48 आवर्स में फिर भी नहीं हटाया तो वो उस दांत को भी खाना शुरू कर देंगे। ओहो, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल। इस तरह ज़्यादातर अमूमन जो कीड़ा लगता है वो दांतों के बीच में लगता है, क्योंकि बज़ाहिर तो आपको नज़र आ जाता है, आप साफ़ कर लेते हैं, दांतों के बीच वाली सतह आपको नज़र नहीं आती। ये जेलीज हो गए, इवन अगर एक पुदीने का कतरा भी वहाँ रह गया है तो वो भी 24 घंटे में सड़ेगा और फिर वो दांत को भी गलाना शुरू कर देगा।
तो जितनी बाहर की सफाई ज़रूरी है उतनी दांतों के बीच की सफाई भी ज़रूरी है। अच्छा, कीड़ा लगने से कैसे बचाया जा सकता है अपने दांतों को? देखिए, क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि सबसे मेन जो सबसे फ्रंट चीज़ पे आती है ना, वो आती है क्लीनिंग। अगर आप बच्चा कुछ भी खा रहा है उसके बाद वो क्लीनिंग कर रहा है, क्लीनिंग करने कैसे अच्छा, करें? अगर बच्चे एक बार क्लीनिंग कर रहे हैं, 2 बार 3 बार नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए उसके? देखिए, ये तो हमें आदत डालनी पड़ेगी। जैसे अब अगर मैं इवन न्यू बॉर्न बेबी की बात करता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी के तो दांत ही नहीं, तो हम उसको कैसे क्लीन करें? न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ब्रश आते हैं, फिंगर ब्रश आते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रश लगते हैं, सॉफ्ट ब्रश होते हैं, अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहीं से अगर क्लीनिंग रखेंगे, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग नहीं है, फ्लॉसिंग। अच्छा, फ्लॉसिंग का एक धागे की तरह का आता है, आप उससे दांतों को क्लीन करें। अगर वो फ्लॉसिंग नहीं हो पाती तो अब तो जदीद चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि वाटर फ्लॉस आ गए हैं, इलेक्ट्रिक ब्रशेस आ गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर बच्चा इस क्लीनिंग का अपना ख्याल रख रहा है तो इससे बचने के बहुत ईजी चांसेस हैं। अच्छा, अगेन इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स जितनी अच्छी आदत उनको डालेंगे इन चीज़ों की कि कुछ भी खाओ फ़ौरन क्लीनिंग करनी है, कुछ भी खाओ फ़ौरन क्लीनिंग करनी है, तो कैविटी इस तरह से रोकी जा सकती है, प्रिवेंशन इस तरह से हो सकती है इन चीज़ों की। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि कीड़ा लग जाए तो उसका फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो अगर वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी ख्याल रखते हैं, उनको चाहिए कि वो साल में एक दफ़ा ज़रूर बच्चों का चेकअप करवा लें। जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जाते हैं या जनरल फिजिशियन के पास, इसी तरह डेंटिस्ट के पास भी अपना बच्चा, अगर आपको लगता है उस पर कोई कीड़ा भी नहीं है, लेकिन आप एक बार चेकअप ज़रूर करा लें। मोस्टली पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे का मुँह ठीक है, फिर जब मैं देखती हूँ तो मैं इनको बताती हूँ कि नहीं, बहुत जगह है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, बच्चा आपको खुद बता देगा। बच्चा आपको खुद बता देगा, वो या यूं करके पकड़ेगा या वो बोलेगा मुझे टॉफ़ी लग रही, जैसी वो मीठी चीज़ खाएगा वो एकदम चीख उठेगा, या वो कह रहा है कि मैं यहाँ से चबा नहीं पा रहा हूँ, या उसके सर में दर्द होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, आप समझ जाए कि इसको कुछ मसला है। एक और चीज़ होती है कि बच्चों में अंदर आप देखिए एक दाना सा बनेगा, पी पस वाला दाना बनेगा, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ आपको बच्चा बता रहा है और कहाँ आप खुद भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट किस तरह होता है? अगर कीड़ा बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है तो मुझे कोई ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ्लोराइड के पेस्ट आते हैं जो हम दांतों पे लगा देंगे, वो कीड़ा उधर ही मर जाएगा। सही है। अगर कीड़े ने दांत को थोड़ा ज़्यादा खा लिया है और वहाँ आपको काला काला खड्डे नज़र आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम वो जगह साफ़ करते हैं और उसकी भराई करते हैं। सही है। अब तीसरी स्टेज आती है कि बच्चा दर्द से चीख रहा है, उसको बुखार हो रहा है, उसकी जगह सूज गई है, उसमें मतलब है कि कीड़ा दांत के इतने करीब चला गया है कि उसने जड़ों को इन्वॉल्व कर लिया, कि बच्चा बेताब हो रहा है, उसके पूरी जिस्म तड़प रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से जो सारा खड्डा होता है उसको साफ़ करते हैं, उसकी जड़ों को जो इन्फेक्टेड हो गई हैं कीड़े से उसको साफ़ करते हैं और उनकी भराई करते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर माँ बाप रेगुलर चेकअप करवाएं तो हमें कुछ करने की भी ज़रूरत, ड्रिलिंग की, किसी चेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ पेस्ट भी लगा के उसको उधर ही रोक सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब दांतों को 2 बार क्लीनिंग करना उसकी बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़रा भी पेरेंट्स को ये शक है कि बच्चे को पेन है या फिर थोड़ा ब्लैक हो रहा है, कुछ कैविटी लगी हुई है, तो डॉक्टर के पास जाके थोड़ा जो फर्स्ट स्टेज आपने बताई वो करवा लें। सही है जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जीअं मां शुरू में ई ॻाल्हि कई त स्पेशल ॿार जेके असांजे घरनि में हूंदा आहिनि, असां उन्हनि खे घर वेहारे उन्हनि जी स्किल्स खे दॿाए छॾींदा आहियूं, पर उहे ॿार अञा वधीक स्मार्ट हूंदा आहिनि। उन्हनि ॿारनि जो जेको माइंड हूंदो आहे अञा वधीक तेज़ कमु कंदो आहे। सो उन्हनि खे स्कूल में असांखे इनरोल कराए इहो ॾाढो सुठो कंदा आहियूं। ऐं जेके पेरेंट्स पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल उन स्पेशल स्कूल्स में मोकिलींदा आहिनि, मां उन्हनि जे ॾाढो उन्हनि खे सपोर्ट कंदी आहियां। सो अॼु बि अहिड़ी ज़बरदस्त टीचर्स सां मौजूदु आहिनि
सभिनि खां पहिरियों त सनाउल्ला मुग़ल साहब मूंसां मौजूदु आहे जेको मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आहे ऐं ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऐं गॾो गॾु प्रिंसिपल भी आहे स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं हुन सां गॾो गॾु जी महविश मूंसां मौजूदु आहे जेका स्पेशल एजुकेटर आहे, उन्हनि जो स्कूल बि आहे जेको स्पेशल ॿारनि खे उहा पढ़ाईंदी आहे। महविश जे नाले सां ही उन्हनि जो स्कूल आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो सर अवां सिंधी ॻाल्हाईंदो, सही आहे। सभिनि खां पहिरियों वेलकम टू द शो। मूंखे इहो ॿुधायो त स्पेशल ॿारनि जे लाइ जेको आहे असां वटि स्कूल्स हिकु त घटि आहिनि, पर जेके माण्हू इन्हनि लाइ कमु करे रहिया आहिनि उहो ॾाढो ख़ासि आहे। ऐं ॿारनि खे छा घर विहारणु सही आहे या उन्हनि खे स्कूल मोकिलणु सही आहे? न, असल में उहो बि सोसाइटी जा हिसा आहिनि ऐं हुननि खे जेके असां ट्रेन न कंदासीं सोसाइटी जे मुताबिक़, भले ठीकु आहे उहो ॻाल्हाए नथो सघे, ॿुधी नथो सघे, ऐं थिंकिंग अबाउटिंग उनजी उहा न आहे जेका असांजी आम रूटीन में माण्हुनि जी आहे, त उहो बि सोसाइटी जो हिसो आहे। जेकॾहिं असां हुननि खे ईअं छॾे ॾींदासीं त हू बि सोसाइटी लाइ नासूर बणी वेंदा, सोसाइटी लाइ मसइला क्रिएट कंदा। इन करे हुन लाइ स्पेशल स्कूल आहिनि, कराची में बि आहिनि, सिंध में बि आहिनि, त हुननि खे ट्रेनिंग ॾियनि था त कीअं घर में कीअं बिहेवियर रखिबो आहे, कीअं न रखिबो आहे। छो त ॿार आहिनि असांजो जन जंहिं घर में आहे हुननि खे ख़बर आहे त हुननि लाइ केॾो मसाइल हूंदा आहिनि। जॾहिं हुननि खे ट्रेनिंग न मिलंदी त पेरेंट्स लाइ वॾो मसइलो कंदा आहिनि। इन करे उहे जेका इदारा आहिनि, उहे स्कूल आहिनि, उहे टीचर्स आहिनि, इंडिविजुअल जेका माण्हू आहिनि हुननि खे ट्रेनिंग कंदा आहिनि, एप्रिशिएटेड आहिनि हुनखे माण्हू तारीफ़ आहे। इन्हनि शयुनि खे असांखे अञा वधीक इनकरेज करणु घुरिजे, छो जो काफ़ी पेरेंट्स आहिनि जेके ॿारनि खे इन करे बि न मोकिलींदा आहिनि, शायदि ॿार कॉम्प्लेक्स जो वधीक शिकार थी वञे, पर इहो ग़लति आहे। मैं महविश से वधिक ॻाल्हाईंदमि। महविश, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, काफ़ी पेरेंट्स हमारे यहाँ अलमिया है कि अगर हम अपने स्पेशल बच्चे को बाहर भेजेंगे और उस स्पेशल स्कूल में भेजेंगे तो शायद वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाए, क्योंकि घर पे तो वो नॉर्मल सबके साथ नॉर्मल तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रा स्पेशल ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे ही है, ये अलमिया क्यों है और ये गलत है? बहुत वो गलत है। वो पेरेंट्स उस चीज़ को एक डिजीज़ के थ्रू ले जाते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कोई डिजीज़ नहीं है। हाँ। ये नॉर्मलिटी के अंदर है, ठीक है। बस थोड़ी सी चेंजेस होती है इनके अंदर, हार्मोनल मसला होता है, ठीक है। और इन बच्चों के साथ जितना आप सोशलाइज करेंगे वो उतना उनके लिए अच्छा होता है और वो इतना मतलब सीख जाते हैं। अच्छा, इनके लिए इनके साथ सोशलाइज करना क्या नॉर्मल जैसे होते हैं उनके फैमिली में, या फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ सोशलाइज करना उनका ज़रूरी है, या उनके जो कंपनी के जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ सोशलाइज करना ज़रूरी है? नॉर्मल के साथ स्पेशल, नॉर्मल लोगों के साथ स्पेशल आप रखते हो तो बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि स्पेशल बच्चों को एक साथ रखा जाता है, तो इनके अंदर पिकिंग पावर ज़्यादा होती है, तो वो एक दूसरे को देख के ज़्यादा पिक करते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग इंक्लूसिव रखते हैं इन बच्चों को। इंक्लूसिव में ये होता है कि बच्चा जितना माशरे से सीखता है वो उतना आपके सिखाने से नहीं सीखता है। तो ये बच्चे वही होते हैं, तो वो जब देखते हैं नॉर्मल बच्चों को देखते हैं, उनके कमांड्स वगैरह फॉलो करना देखते हैं, तो ये बच्चे ज़्यादा पिक करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं इस चीज़ से निकालने से बाहर। जब पेरेंट्स डरेगा निकालने से, पेरेंट्स अपने घर से बच्चे को नहीं निकाले तो फिर उसको माशरा कहाँ से उसके राइट्स देगा? तो हमने तो पूरे माशरे में बच्चों को लेके चलना है, इनके लिए राइट्स देना है। ये हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह की तरफ से, और ना कोई बीमारी, कोई बीमारी। अच्छा, किस किस्म के बच्चे आपके पास आते हैं? क्योंकि इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसमें बहुत सारे हैं। मेरे पास ऑटिस्टिक भी है, डाउन सिंड्रोम है, ADHD है, स्लो लर्नर्स है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, नॉन वर्बल है, वर्बल है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसमें भी डिफरेंट है। और जैसे डाउन सिंड्रोम होता है उसकी आइज़ थोड़ी छोटी सी होती है, नाज जो कहते हैं ना कि फिगर वगैरह फीचर्स जो है थोड़े चेंज होती हैं, छोटी छोटी होती है, फिंगर्स उनकी छोटी होती है, नोज उनकी छोटी होती है। जैसे फीचर्स ही अलग होते हैं या मेंटली भी वो लोग अलग होते हैं? मेंटलिटी भी अलग होती है उनकी, लेकिन डाउन सिंड्रोम नज़र आते हैं आपको इस तरह से। बाकी ऑटिस्टिक तो नॉर्मली में आप जैसे होते हैं इसी तरह ही होते हैं, उनको कोई बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती उनकी, सिर्फ इनके अंदर हाइपरनेस होती है। ये लोग थोड़ा सा इनकी कम्युनिकेशन में मसला आ जाता है इनका, और वो हाइपर होते हैं ज़्यादा। हाँ, हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। और इनके उनको भी फिर स्पेशल ट्रीट किया जाता है। हाँ, उनके लिए भी हम लोग थेरेपियाँ वगैरह करते हैं इनके लिए।
और एकेडमिक भी करते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं फील करती हूँ इनके लिए होना चाहिए वो है कि हम लोग इनको राइट्स दें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाएं इनके लिए। तो आप जब आउटडोर एक्टिविटी करवाते हो तो बच्चा वहाँ जाकर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है, उसके बाद आपके पास आके बच्चा रिलैक्स होता है। सही है। तो ये है कि ये लोग इंडोर बच्चे को रखते हैं ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा इसके अंदर हाइपरनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। अच्छा, मज़ीद आपसे इस पे बात करेंगे, लेकिन असल में डॉक्टर साहब भी टीचर भी मौजूद है, माशाल्लाह सनाउल्लाह मुग़ल साहब मौजूद है। इन तव्हां खां पुछणु चाहींदमि असांजे नॉर्मल स्कूल्स में जो तव्हां सेक्रेटरी आहियो उते स्पेशल ॿारनि खे एडमिशन कराईंदा आहिनि पेरेंट्स, ताकि कुछ पेरेंट्स जी इहा भी सोच हूंदी आहे त असांजो ॿारु नॉर्मल स्कूल में वञे जिते सभु वेंदा आहिनि, ताकि उन्हनि खे कुझु स्पेशल फील न करायूं असां। पर इहो इन ईंदा त आहिनि, पर असां इन करे उनखे एडमिशन न ॾींदा आहियूं। जेकॾहिं नॉर्मल ॿार ऐं एब नॉर्मल ॿार में इलाही डिफरेंट हूंदो आहे। जॾहिं हू उन्हनि जी हरकत खे ॾिसंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे माना कंहिं ॻाल्हि में बि इवन कि असां जेको आहे ओवर माना असां सुठी एज में आहियूं, समझदार आहियूं, लेकिन मां बि जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो यानी ड्रेसिंग ॾिसंदा, मां तव्हांजी ड्रेसिंग ॾिसां त असां बि हिक ॿिए खे फील कंदा आहियूं यार इन शर्ट भली आहे, मुंहिंजी शर्ट भली न आहे, त उहो बि पाण खे अंडर एस्टिमेट करे थो, सम्झे थो। त इन करे जेकॾहिं असां एब नॉर्मल ॿार खे नॉर्मल ॿारनि सां गॾु एडमिशन ॾींदासीं त हू वरी दॿिजी वेंदो। वो पंहिंजे लेवल जे हिसाब सां माइंड सेट सां जेको आहे हलंदो आहे, त उहे टीचर बि सम्झनि था ऐं नॉर्मल टीचर जेको आहे उन साइकोलॉजी खे न सम्झंदा आहिनि, इन करे बि मसइला क्रिएट थींदा, वरी हू बाक़ी वधीक दॿिजी वेंदो। मतिलबु तव्हां जेको आहे उन्हनि ॿारनि खे एडमिशन ई न आहियो ॾींदा स्कूल में, ऐं तव्हां उन्हनि खे रिकमेंड कंदा त हू पंहिंजे स्पेशल स्कूल में वञनि। सही आहे। मतिलबु स्पेशल स्कूल्स जो बि वधीक हुजणु असांजे शहर में, असांजे मुल्क में ज़रूरी आहे। ज़रूरी आहे, इंतहाई ज़रूरी आहिनि। यो कम जी महविश भी कर रही है। महविश, आपने ये स्कूल का सिलसिला कब स्टार्ट किया और आपने इंडिविजुअली स्टार्ट किया या आपके पास पूरी एक टीम थी? ये मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं बहुत जगह मैं जॉब करती थी, तो जहाँ पे मैं जॉब करती थी बच्चों के फीलिंग्स के हिसाब से ना मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी, क्योंकि हर बच्चे की फीलिंग्स अलग होती है। तो हर बच्चे के अंदर जो चीज़ें होती है ना उसकी बिहेवियर वगैरह चेंज होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन की जो फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे यही होता है कि एक सिलेबस आपने बनाया तो कंपलसरी करते हैं कि उस बच्चे के ऊपर सबको यही करना है, जबकि ये बच्चे ऐसे होते हैं कि इनकी हर बच्चे की फीलिंग्स डिफरेंट होती है। तो जिसके मैंने सोचा नहीं, मैंने अपना करना है, बच्चे को वही चीज़ करवानी है जो बच्चा करना चाहता है। तो इस वजह से मैंने अपना इंडिविजुअल स्टार्ट किया, मेरे साथ करना। सही है। मतलब ये स्टार्ट करने के बाद आपकी किस तरीके से आपने ग्रो किया, क्योंकि इसके लिए मार्केटिंग की आपने या फिर आपके पास कोई स्पेशल बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व थे किसी तरीके से? एक्चुअली ये था कि वो सारे बच्चे, छोटी सी स्टोरी है, मैं जिस रास्ते से जाती थी तो अपने उसके लिए जाती थी, एजुकेशन के लिए ही मैं जाती थी, तो वहाँ मैं देखती थी वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे जो बच्चे थे स्पेशल, वो वहाँ पे बाहर खेलते थे गलियों में। अच्छा। कि उनको दूसरे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, उनको मतलब करते थे, उनको तंग करते थे, और उनको अच्छा लगता था नॉर्मल बच्चों को कि वो उनको भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सी जगह वो अब्यूज़ की तरह उसको यूज़ होता था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी, एक रूम से स्टार्ट करूँगी कि मैंने कहा मैंने इनको राइट्स देने। वो पेरेंट्स हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्पेशल है तो इसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इतने पैसे नहीं है कि मैं नॉर्मल वाले के ऊपर करूँ खर्च, और इसके ऊपर ये क्या करेंगे आगे जाके। तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने अपना स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसी तरह काफ़ी मेरे पास बच्चे हैं और इसी तरह मैं चला रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल, अच्छा उर्दू में बात करेंगे ताकि वो भी इन्वॉल्व हो सके हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि उनको सिंधी समझ नहीं आती है इस वजह से। अच्छा, आपके अंडर कितने स्कूल्स हैं? स्पेशली जो आप स्पेशल स्कूल्स की बात करेंगे इनके बारे में बताएं। स्पेशल स्कूल तो हमारे यहाँ अंडर नहीं है, हमारे पास अंडर तो नॉर्मल स्कूल हैं, तकरीबन 1000 के करीब स्कूल हैं हमारी फेडरेशन के तहत ना। तो अब ये असल में जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये स्टेट का काम है, वो उनको करना चाहिए, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। कल मेरी नेक्स्ट डे मेरी मिनिस्टर एजुकेशन से मुलाकात थी, तो हमें इसी सिलसिले में गए थे। मैंने कहा
के बजाय हुकूमत जो है दिन रात प्राइवेट स्कूलों में आजकल बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, FBR का टैक्स भी लग रहा है, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सेल टैक्स भी लग रहे हैं, और यानी कि बिजली के बिल और गैस के बिल भी कमर्शियल लगाए जा रहे हैं। तो हमें एक इंडस्ट्री समझा जा रहा है, जबकि हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो मिनिस्टर साहब ने काफ़ी हमारे साथ हेल्प की और कहा कि नहीं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, क्योंकि 40 लाख बच्चे जो है हम जो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर से हटकर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं। तो वो 40 लाख अगर हमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देंगे या चीज़ें देंगे, अब जैसे अभी फ्लड आया था सिंध के अंदर, तो तकरीबन जो 20,000 स्कूल गिर गए गवर्नमेंट के, अब वो लोड भी प्राइवेट सेक्टर पे चला गया है, सही है। तो अगर हम इस तरह ज़्यादा सेक्शन लगाएंगे प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, तो उनके लिए और दुश्वारियाँ होंगी, तो वो क्या होगा, स्कूल बंद होंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर पे उसका बोझ आएगा। सही बात। तो इसलिए तो मिनिस्टर साहब ने हमें बहुत होपफुली हमें कहा है, और मैं बिल्कुल आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादातर, गवर्नमेंट के इतना तवज्जो नहीं दे रही, देने चाहिए हमें। अच्छा, इंटीरियर में, रूरल एरियाज़ में हमारे पास कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है प्राइवेट स्कूल्स में? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। और आप देखें ना, अगर हम बजट के ऊपर बात करते हैं, बजट को देखते हैं, तो मैं कल परसों हम ये सारा वर्क करके गए थे मिनिस्टर के पास, तो 27,000 रुपये गवर्नमेंट फ़ी बच्चा पेड कर रही है, सही है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रही है। आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, महंगा से महंगा स्कूल जो है वो 14,000 से 15,000, 500 से लेकर 15,000 तक वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वो बच्चा आउटपुट दे रहा है। आपको देखें, आप ये एक बात मैं कहूँगा, शायद हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग नाराज़ होंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं। जी, ऐसे ही। खुद वो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, हाँ। लेकिन उसका बच्चा मेरे पास आ रहा है कि भी हाँ। मैं प्राइवेट सेक्टर वाला मेरे बच्चों को पढ़ाए। तो ये भी एक अजीब कहानी है, लेकिन हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि 1,000 से लेकर 14,000 तक अगर स्कूल जो है वो काम जो स्टेट की जिम्मेदारी है वो कर रहा है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। न जाए कि हम पर हमें इंडस्ट्री समझा जाए, हमें माफिया समझा जाए, इस तरह अच्छा, की बहुत सारी इंडस्ट्री समझा जाता है, माफिया कहा जाता है, वो इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फीसेस बढ़ गई हैं, हमारे यहाँ कोर्सेज़ के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से जो है माफिया कहा जाता है। अब देखें ना, पेपर बढ़ेगा, पब्लिशर रेट बढ़ाएगा, तो देखो रेट, बुक्स के रेट जो है ना वो तो पब्लिशर बढ़ा रहा है, हम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड आप देख लें, XYZ जो भी इदारे पब्लिशर हैं, वो जो है वो अब कीमत वो बढ़ाएगा, तो हम स्कूल वालों तो नहीं बढ़ा रहा ना। पेपर की रेट कौन बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि हम बढ़ा, मतलब सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की नहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, हाँ। लेकिन हम तो सब, लेकिन आप उनके प्राइसेस को, उनके रेट्स को कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 10% का बोला कि फ्री शिप का बच्चों का ना, हाँ। 10% का, हम 10% से ज़्यादा दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं कि किसी के अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये फ़ीस है, कोई ऐसा पेरेंट होता है कि नहीं जी मैं तो 800 दूंगा, मैं 600 दूंगा, और तो हम तो उनको भी ले लेते हैं, उन बच्चों को भी ले लेते हैं कि चल ठीक है जी। तो हम अच्छा, ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तालीम, वो पेरेंट्स जो पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को, तो उनके लिए कोई सिलसिला शुरू उनके लिए, जैसे हमारे यहाँ यतीम बच्चों को हम फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन जो नहीं कर सकते, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशन दें। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत कम स्कूल है, बहुत कोई इक्का दुक्का ही ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को फेवर मिलती है। जिस एरियाज़ में हमारे स्कूल हैं, जैसे किमाड़ी है, माड़ीपुर है, बल्दिया है, शाह लतीफ़ टाउन है, या गटाप टाउन है, वहाँ पर तो लोग पेड ही नहीं कर सकते ना, तो वहाँ स्कूल 500, 1000, 1500 ले रहा है, और उसमें भी वो क्या कर रहा है, किसी को 25%, किसी को 50% डिस्काउंट भी दे रहा है। उसके साथ साथ उसके स्टाफ के बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, उसके अलावा यतीम बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। तो हम तो 10% है नहीं, 30% तक फ्री शिप दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसका अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। गवर्नमेंट चाहती है कि 100% 10% को फ्री किया जाए, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं। कैसे?
कि अगर हमने यानी कि यतीम बच्चों को फ्री में रखा हुआ है, स्टाफ लोअर स्टाफ के बच्चे हमारे पास फ्री में पढ़ रहे हैं, टीचर के बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं पेड कर सकते, तो हम कहते हैं ठीक है। अच्छा, स्टाफ पे आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी स्कूल्स में ये देखा गया है, एक तो बड़ी क्लासेस के भी जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो इतने तालीम याफ्ता नहीं होते। वो जी अगर इंटर किया हुआ है तो अब इंटर वालियों को, लड़कियों को भी आप रख रहे हैं स्कूल्स में, और स्पेशली प्ले ग्रुप में, किंडरगार्टन में ये होता है कि बच्चियों को जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना भी इतना नहीं आता है, और वो जो है उनको आप जॉब्स के लिए रख लेते हैं। वो स्कूल जिन स्कूलों में ये हाल है, वो स्कूल फिर देर पा चलते भी नहीं। जिस तरह ये है, अगर मैं वेल टीचर नहीं रहूँगा, हर पेरेंट्स तो यानी कि नॉन थिंग नहीं है ना। अगर आपका बच्चा साल हो गया, 2 साल मेरे पास पढ़ रहा है, उसमें आउटपुट नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, या तो आप स्कूल चेंज करेंगे या आप हमें आके बताएंगे। तो जब स्कूल चेंज करेंगे तो अल्लाह माला स्कूल बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे इदारों में, अच्छी जगह पर वही तो आप लोगों को कोई एक्शन नहीं उठाना चाहिए ताकि एटलीस्ट हमारे जो स्टाफ हों वो ग्रेजुएट हों? और इसलिए तो हम एक्शन आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इंटर से कम भी बच्चियाँ जो है टीचिंग कर रही अनट्रेंड होती हैं। टीचर्स, ये चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम इसके हुकूमत के साथ इस मामले में। अच्छा महविश, आपने जो जब स्टार्ट किया तो आपकी क्या सोच थी कि इसको और ग्रो करना है, या फिर वो एक बिल्डिंग तक ही या एक रूम तक इसको रखना है, और फिर कैसे आपने उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, उनके साथ डील करना शुरू किया, और फिर किस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ? मैं बताऊँगी ग्रो का ये है मेरा कि इन बच्चों को यहाँ ना, हमारे यहाँ राइट्स नहीं देते हैं, ठीक है। सर की बात आती है, हमारे गवर्नमेंट्स भी इतना नहीं करती इनके ऊपर काम। तो मुझे ये है कि इसको इतना ग्रो करना है मैंने कि इनको मुझे पूरे राइट्स देने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने इन बच्चों को मैंने इतना करना है। एक ऑटिस्टिक और स्पेशल बच्चा होता है ना, नॉर्मलिटी से ज़्यादा पिक करता है, और उसके अंदर ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है। अच्छा, ये बच्चे क्या स्किल्स ज़्यादा पिक कर लेते हैं? कौन कौन सी स्किल्स देख के ही ये लोग पिक कर लेते हैं बच्चे? तो आप लोग क्या सिखाते हैं इनको उस हिसाब से? कुछ बच्चे होते हैं आईटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, कुछ मैथ्स में होते हैं। तो जो बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको जिस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैं वही सब्जेक्ट इसके लिए उस बच्चे के लिए करती हूँ, प्रेफर करती हूँ, उसी सब्जेक्ट से थ्रू उसको लेके जाती हूँ। ये बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं स्पेशली, वो बच्चे उर्दू से चिढ़ जाते हैं, उनको उर्दू नहीं होती उनसे। अच्छा, ठीक है। तो जो आईटी वाले हैं उनको मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह आईटी की तरफ लेके जा रही हूँ उनको, और जो बच्चे दूसरा मैथ्स में हैं उनको मैथ्स के थ्रू लेके जा रही हूँ। कि मुझे ऐसा होता है कि मैं इन बच्चों को एक कहते हैं ना कि मैं इनको कोई पीएचडी की डिग्री देने वाली नहीं हूँ, ठीक है। वो तो अल्लाह की ज़ात है, उनको कहाँ तक लेके जाएगा। मेरा इतना होता है कि मैं इन बच्चों को इतना दूँ कि इस माशरे में नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सके बच्चे, नॉर्मलिटी के हिसाब से। अच्छा, आप अकेली ही इन बच्चों को पढ़ा रही हैं? और नहीं, मेरे पास 2 और टीचर्स हैं, मैंने उनको हायर किया हुआ है, और मैंने ट्रेन भी किया हुआ है इनको, खुद से भी किया हुआ है ट्रेन इनको। और जब तक आप इन बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो ये चीज़ें इन बच्चों को लेके आगे चलना है। और फ्यूचर का मेरा ये है इंशाल्लाह, इन बच्चों के लिए मैंने अभी सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया है कि मैं इन बच्चों को इतना सिखा रही हूँ, और यही बच्चे यहीं पे जॉब करेंगे, यहीं से अपनी लाइफ को आगे सेटल करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे पास में कोई जॉब नहीं दी जाती है जी, इनको समझ नहीं होती है। और इनको समझना, इनको इनसे काम करवाना, और हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक पेरेंट्स हैं, इनके अल्लाह सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उनको कोई नहीं रखता है, या तो फिर उसको यतीम खाने भेजा गया जाता है, या तो फिर वही गलियों में यहाँ वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, इनको राइट्स वगैरह नहीं मिलते। तो मेरी ये कोशिश है इनके लिए हॉस्टल बनाना आगे जाके, और इनके लिए सॉफ्टवेयर हाउस बनाना, कि बच्चे यहीं से खुद कमाएं और खुद रहे, खुद की लाइफ अच्छे से सेटल कर दें। अच्छा, जब पेरेंट्स बच्चों को, स्पेशल बच्चों को लेकर आते हैं, तो उनकी क्या सोच होती है, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं? इनकी सोच तो ये होती है, सबसे पहले उनका ये होता है कि मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, मेरे पास एज लिमिटेशन नहीं है। एज लिमिटेशन इसलिए नहीं, मेरे पास 30 ईयर्स के भी हैं इस वक्त, मेरे पास 32 ईयर्स के भी हैं, 18 ईयर्स के भी हैं, 26 के भी हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक एज रखी जाती है कि भाई 15 के बाद बच्चे को स्कूल में नहीं रखना है।
तो बच्चा क्या 15 के बाद उसके राइट्स नहीं है। और जो स्पेशल बच्चा होता है वो एज तो उनकी 15 to 30 जो भी होती है, लेकिन उनका मेंटलिटी जो लेवल होता है ना वो बहुत कम होता है। 2 इयर्स का होता है, 2.5 का होता है, 3 इयर्स का होता है। तो उनका माइंड बिल्कुल बैक साइड पे चल रहा होता है इनका। तो अगर इन बच्चों को आप राइट्स नहीं देंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल इनका माइंड तो वही बच्चों वाला है, वही प्ले कर रहा होता है घर में, वही चीज़ें कर रहा होता है, सारी चीज़ें। तो एक्टिविटीज़ तो उनकी वही हो रही होती है। लेकिन हाँ, इनकी बॉडी माशाल्लाह से इनकी हेल्थ वाइज तो इनकी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हमसे भी बड़े बड़े हो जाते हैं ये लोग, हेल्दी होते हैं ये, स्पेशली डाउन सिंड्रोम वगैरह। तो ये थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम और ये ऑटिज़म ये बढ़ क्यों रहा है, या फिर ये हमारे यहाँ कम हो रहा है माशरे में? हमारे माशरे में बढ़ रहा है। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है, ये तो एक तो खैर वो डाउन सिंड्रोम है, उनका अंदर ठीक है क्रोमोसोम्स का होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसका कोई अभी तक तो कोई वो नहीं है कि इसको स्टॉप किया जाए या क्यों बढ़ जाए, ये अल्लाह की कुदरत है। और हाँ, ये हमें ऑटिस्टिक बढ़ने की ऑटिस्टिक जो है ADHD है, ऑटिस्टिक है, ADD हमारे यहाँ माशरे में इसलिए बढ़ रहा है कि और हर एज के अभी हर एज में हो रहा है। एक होता था पहले हम समझते थे कि पैदाइशी आ रहा है, ऐसा नहीं है, अब हर एज में हो रहा है। किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये एक डिजीज़ है जैसे? नहीं, ये डिजीज़ नहीं कहलाती। फिर ये क्या है? ये जिसको आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंजाइटी है। एंजाइटी है, ठीक है, वो कहते हैं कि एंजाइटी है। बहुत सारे कहते हैं कि हमें इस चीज़ का हम प्रॉब्लम हो रहे, कम तरीके शिकार हो रहे हैं। ये जो होता है ना बच्चे इसमें हो रहे हैं, चेंजेस आ रही है बच्चे के अंदर, वो इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, स्कूल टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। आपकी पॉइंट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। टीचर्स के पास जब तक आपकी टीचर एजुकेटेड नहीं होगी, उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी टीचर के पास, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ जा सकता है उस फील्ड। अब टीचर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि टीचर को जो बच्चा पसंद आता है उसको अपने पास बिठाती है, जो नहीं आता उसको बैक साइड पे बिठाती है, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि वहाँ आने के बाद हर बच्चा आपके लिए सेम इक्वल है, ठीक है। उसको आप प्यार भी कर रहे हो, उसको किया क्या है वो भी देख रहे हो, इम्पोर्टेंस सारा उसका। कुछ बच्चे मतलब या फिर बुली होते हैं तो फिर वो उसका क्या कहते हैं, मुझे एक वर्ड नहीं आ रहा, एहसास कमतरी में चले जाते हैं और उसके बाद ये इनको डाउन सिंड्रोम या ADHD, ये डाउन सिंड्रोम नहीं आते, ADHD में आते हैं, जो हार्श हो जाते हैं, जो जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गुस्सा ये ADHD के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, ये कोई चीज़ नहीं बोलते। आगे एक वीक भी हो जाए, 1 मंथ भी हो जाए, अगर ये जिस चीज़ के ऊपर होते हैं तो बस उनको वही चीज़ करनी होती है, चाहिए होती है। तो उसमें हमारे पेरेंट्स वगैरह के हाथ होते हैं यहाँ पे, कि पेरेंट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, और फिर इसको सही जगह पे, सही स्कूल में बच्चों को इनरोल करवाना बड़ा ज़रूरी है। मैं विश बड़ा अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच सनाउल्ला साहब। नाज़रीन, जो प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे, ऐं सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी नए महिमाननि सां, नए टॉपिक सां। तेसिताईं सवाल ई करींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है।